It's live. Yes. Hello everyone. Let's welcome today Pradeep Bhandari. Pradeep Bhandari is with us, who is founder and CEO of Jan Ki Baat, और ये एक रिपब्लिक टीवी पे ललकार शो भी होस्ट करते हैं. Pradeep Bhandari is majorly known for his exit poll results, which are like now nationwide viral, and we know whatever he says is going to be the result by the government. So, talking about his recent work, Pradeep has traveled 6,000 kilometers during the lockdown, covering all the news for us. So, he is just wrapping up his travel today. So, he would be sharing his vision, his observations, कि उन्होंने ट्रैवल में क्या क्या देखा, ग्राउंड रिपोर्ट कैसी थी, देश की जनता क्या चाह रही है, और हम इसके बाद डिस्कशन करेंगे आत्मनिर्भर भारत और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जो 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया है उसके बारे में भी बात होगी. So Pradeep sir, we would start with your opening comments first. Sure, thank you so much, Ritvik. I think it's great to be here and great to be speaking to you. And मैं कहना चाहता हूँ at the outset, the current situation of COVID, which the country is facing, जो हिंदुस्तान फेस कर रहा है, जो विश्व फेस कर रहा है, it is unprecedented, unseen. ऐसा कभी हुआ नहीं है. और एक unprecedented, unseen situation जिसमें हम लोग एक invisible enemy के साथ में war में हैं, और हमें ये भी नहीं पता कि कब तक ये लड़ाई चलने वाली है, और इसमें हमको एक ऐसी भी स्टैटिक स्ट्रैटेजी नहीं बना सकते. हमेशा सरकार कोई भी स्ट्रैटेजी बनाती है, वो स्ट्रैटेजी जो होती है इस वक्त एक डायनामिक स्ट्रैटेजी होती है. और डायनामिक इसलिए मैं कहता हूँ क्योंकि जैसे जैसे ग्राउंड से फीडबैक आता है, जैसे जैसे जरूरत पड़ती है, जैसे सपोर्ट की जरूरत होती है, उसी तरीके से किया जाता है. और अगर आप देखेंगे कि इस बात जो हिंदुस्तान की सरकार, हमारी सरकार है, उसने जो कदम लिए हैं वो भी कोई स्टैटिक ब्रॉड कदम नहीं लिए हैं, परंतु उसने डायनामिक कदम लिए हैं. जैसे स्थिति इवॉल्व हुई, we were the one of the first to impose lockdown. जब लोग सोच रहे थे कि लॉकडाउन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, जब WHO ने मास्क के प्रति गाइडलाइन यूनिफॉर्म नहीं दी थी, तब हम लोग ने मास्क जो है उसको पहनने की बात करी थी. इस देश के अंदर पीपी किट्स बनती नहीं थी. आज इस देश में 3 लाख पीपी किट्स पर डे बन रही हैं. सो कहने का ये मतलब है कि जब एक क्राइसिस आया है, तब भले कोई भी राज्य सरकार हो और केंद्र की सरकार है, दोनों ने साथ में मिलकर जितनी कोशिश की जा सके उस क्राइसिस को इवेड करने की, और इस क्राइसिस में लोगों को कम से कम दिक्कत हो, इसके प्रति कदम लिए हैं. अब इसीलिए जो एसेंस इसका है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का, जो हम लोग देख रहे हैं विद द प्राइम मिनिस्टर लीडिंग इट. अब ये चीज प्राइम मिनिस्टर के साथ में तभी हो पाती है जब लोग जो है इसका समर्थन करें, वरना इतना बड़ा लॉकडाउन जो है अगर लोग तो ये इंडिया के लिए बहुत यूनिक है कि इंडिया ने आज विश्व के सामने इंडियाज मॉडल ऑफ रिस्पांस टू कोविड जो है उसको एक प्रदर्शित किया. लीजिए कि ये कोई हाईवे पे अगर मजदूर पैदल चल रहे हैं तो लोग जो उनको मील दे रहे हैं, तो पूरा समाज साथ में आया है. और जब पूरा समाज साथ में आया तभी आज आप देखें कि इंडिया का जो रिकवरी रेट है वो पर डे बढ़ते जा रहा है. इट इज मोर देन 30%. हमें से कोई डिनाई नहीं कर सकता कि केसेस तो बढ़ने वाले हैं टिल द टाइम वी फाइंड वैक्सीन, और उसको कंट्रोल में बढ़ना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज. तो मुझे लगता है कि टिल नाउ वी हैव डन फैंटास्टिक. जो इश्यूज ग्राउंड पर भी मुझे देखने को मिल रहा है कि माइग्रेंट्स के रिस्पेक्ट में भी हमें और ज्यादा करने की जरूरत है, क्योंकि अब वही माइग्रेंट्स वापस जा रहे हैं जिनको दिहाड़ी जो मिलना बंद हो गई है, एंड दोज हु आर नॉट गेटिंग सपोर्ट डायरेक्टली फ्रॉम द एम्प्लॉयर. बिकॉज कोई भी माइग्रेंट सिटी में काम के लिए आता है तो ज्यादा समय तक अगर काम नहीं मिलता तो दे वुड लाइक टू गो बैक टू देयर फैमिलीज. ट्रेनें हम लोग ने श्रमिक चालू करी हैं, पर हमें अब धीरे धीरे जैसे यूपी ने किया है कि जो माइग्रेंट्स हाईवे पे हैं उनको बॉर्डर तक पहुंचाना और बॉर्डर से डिस्ट्रिक्ट पहुंचाना बसेस के थ्रू प्राइवेटली किया जा रहा है. तो इसमें काफी ज्यादा करने की जरूरत है और कंटिन्यूस करने की जरूरत है और ज्यादा समय तक करने की जरूरत है, क्योंकि जब भी वापस जाएंगे तो इनको कैसे एंगेज करेंगे, कैसे इनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, क्योंकि एकदम से वापस नहीं आने वाले हैं. तो ये चैलेंज है. और साथ में जो अगर अच्छी चीज को देखने को
ये एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि हर एक सिचुएशन को आप एक क्राइसिस या अपॉर्चुनिटी के रूप में देख सकते हैं। 1990 के समय में क्राइसिस था, हमने उसको अपॉर्चुनिटी में बदला, और आज जो क्राइसिस है, जब वर्ल्ड चाइना की तरफ, डिस्ट्रेस की तरफ देख रहा है, तो हम जो है एक अपॉर्चुनिटी के रूप में है, आत्मनिर्भर भारत के रूप में। अब कई लोग इसको समझ नहीं पाए और कह रहे हैं कि अभी मूविंग टूवर्ड मेकिंग आर प्रोडक्ट्स ग्लोबली कॉम्पिटिटिव। और विश्व में अगर आप कोई भी देश देखेंगे, भले चाइना हो गया, यूएस हो गया, कोई भी आगे तभी बढ़ा है जब उसके प्रोडक्ट्स ग्लोबल मार्केट्स को उसने कॉन्कर किया है। तो जब प्राइम मिनिस्टर कहते हैं सेल्फ रिलायंट इंडिया, बीइंग वोकल अबाउट लोकल, उनका कहने का ये मतलब है कि वी ऑल ऑफ अस टुगेदर हैव टू इंश्योर दैट बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स, लोकल प्रोडक्ट्स बिकम ग्लोबल। सो दैट इज वेयर इट कम्स वोकल अबाउट लोकल टू मेक द लोकल प्रोडक्ट्स ग्लोबल। सो दिस इज व्हाट आई वांट टू, and that is where we say it is self reliance। तो अगर आपको याद हो कि when we were fighting the independence के समय, हम लोग जब freedom struggle चल रहा था, तो बाल गंगाधर तिलक ने भी स्वदेशी की बात करी थी। Now that was with respect to raising the sense of patriotism in people. Right now this is an economic movement that the prime minister has started, which everybody has to take part of। और जैसे कि चाइना के अंदर भी इकोनॉमिक मूवमेंट चालू हुआ था, यूएस में भी चालू हुआ था, और वेदर इट इज सिंगापुर में भी चालू हुआ था। आई थिंक इंडिया अगर इस अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज करता है और इसको ग्राउंड पे इम्प्लीमेंटेशन होता है और एक सेंस ऑफ इकोनॉमिक पेट्रियोटिज्म जगता है, तो मुझे लगता है कि हम काफी आगे जाएंगे। राइट। सो प्राइम मिनिस्टर जी ने अपने स्पीच में कहा था कि वो लोकल, सो इससे कहीं ये मैसेज था कि चाइनीज का यहाँ पे सप्लाई बंद कीजिए, चाइनीज डिमांड बंद कर दीजिए। तो डायरेक्टली वो नहीं बोल सके, तो वाज ही बेसिकली लुकिंग फॉरवर्ड दैट ब्लॉक चाइनीज मार्केट? मेरे हिसाब से ऋत्विक, मैं इसको ऐसे नहीं देखता, मैं इसको इस तरीके से देखता हूं कि आज विश्व के अंदर लो कॉस्ट प्रोडक्ट्स चाइना के हैं, पर वो लो कॉस्ट के साथ में वो लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स भी हैं। इंडिया के पास में हमेशा अपॉर्चुनिटी रही है कि अगर आप देख लीजिए कि किसी में भी इंडिया ने अगर मार्केट को अक्वायर किया, तो उसकी क्वालिटी प्रोडक्ट के साथ एक्वायर किया, भले वो बिस्किट्स हो गए, टेक्सटाइल हो गई, अलग अलग जगह हो गए। तो हम लोग ने जब भी कोई चीज के अंदर अगर ग्लोबल बिजनेसेस सेटअप किए हैं, तो वी हैव नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन क्वालिटी। तो मुझे लग रहा है प्राइम मिनिस्टर इज सेइंग कि देयर इज अ बिग अपॉर्चुनिटी वेयर कंपनीज वांट्स टू मूव अवे फ्रॉम चाइना। Why don't they come here and set up their plants here? Why don't we ensure that our local products, whether it is the biscuits, whether it is the stove, televisions, technology, mobile phones, all of them become global. Now you cannot become global and self-reliant when you do not have the adequate technology, and adequate quality. So I think quality पे तो compromise हो ही नहीं सकता है। एक और चीज मुझे लगा कि कई commentators कह रहे हैं कि इसका क्या मतलब है कि will we choose a Tejas over say for over a Rafale? Absolutely not. What Prime Minister is not telling you to dictate choice कि आप ये choose नहीं कर सकते, वो choose नहीं कर सकते। Prime Minister is saying that the policy environment will be created जिसके तहत जो लोकल प्रोडक्ट्स होंगे उनको हम प्रेफरेंस देंगे इन टर्म्स ऑफ गिविंग देम सपोर्ट। सो अगर सरकार के पास एक विदेशी कंपनी है और एक देश की कंपनी है, उन दोनों में से किसी को सपोर्ट देने की जरूरत होगी तो हम देश की कंपनी को सपोर्ट देंगे। पर इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपने मार्केट को, जहाँ पे टेक्नोलॉजी की जरूरत है, उनको हम लोग रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस करें, हम ये नहीं कह रहे हैं। पर हाँ, अब मान लीजिए कि 200 करोड़ तक के टेंडर्स की बात हुई, तो अब 200 करोड़ तक के टेंडर्स में अगर हम अपने एमएसएमईज को सपोर्ट कर सकें, तो इसके अंदर व्हाई डू वी वांट टू गो फॉर अ ग्लोबल टेंडर? दिस इज हाउ कंट्रीज को, जब अलीबाबा एक बड़ी सी कंपनी बनी थी जिसने विश्व को कंकर किया था, so it could not have happened without the financing from the Chinese government and the support from the Chinese government. Trump comes here and talks about giving support and reducing the tariffs for Harley Davidson. So every country will always look about businesses of its own. And today when the world, whether it is Japan, whether it is US, whether it is Europe, all of them are trying to move their, thinking about moving their supply chains back to India. So why don't Indian companies become big? And this is what the whole objective is. हमें माइक्रो को मीडियम करना है, मीडियम को लार्ज करना है, लार्ज को सुपर लार्ज करना है, और सुपर लार्ज को हमें फॉर्च्यून 500 के अंदर लाना है। मैं इस तरीके से देखता हूँ। Nice. So, talking about the second question, now global tenders to be disallowed up to 200 crores. Always seen that Indian companies face a very big competition by the foreign companies. So, the question right here is there are investments. So, big fortune companies, as you told, Paytm is there, Oyo is there, Byju's is there. All of them have foreign investments. So, even if we are buying or purchasing their product or using their services, it is going to affect their economy as well and our economy as well. So recently HDFC बैंक के साथ जो 10% stakes के साथ Chinese investors ने invest किया है, so what do you think that इसके साथ ही FDI के ऊपर भी कुछ ना कुछ रोक लगानी चाहिए?
देखिए मेरे हिसाब से एफडीआई पे रोक जो है वो सिर्फ उन्हीं सेक्टर्स पे लगेगी जो स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स होंगे, जहाँ पे एक्विजिशन ऑफ foreign money can hurt the national security. I don't think the government is saying that it is looking at restricting FDI completely. I don't think that is the strategy. अब देखिए जैसा आपने बोला बिल्कुल सही कहा कि पेटीएम ओयो इन सब का पैसा जो है चाइनीज इन्वेस्टर्स का पैसा है. सो एट द एंड ऑफ द डे आप क्या कह रहे हैं, एसेंस ये कह रहे हैं कि चाइना के पास पैसा है इसलिए वो जाके विश्व की अलग अलग कंपनीज में जाके इन्वेस्ट कर रहा है. और एक तरीके से वो अगर उसने आप देखें अफ्रीका के अंदर, इटली के अंदर किस तरीके से उसने इंपीरियलाइज करने की कोशिश करी थ्रू कैपिटल, दैट इज कैपिटलिस्ट इंपीरियलिज्म. चाइना का इटली के अंदर जब चाइनीज लेदर मार्केट, अगर मैं गलत नहीं हूं तो लेदर मार्केट में पहले पूरे इटालियन वर्कर्स थे, फिर चाइनीज कंपनी आई, फिर उसको पूरा चाइनीज वर्कर्स से रिप्लेस कर दिया. तो हम हिंदुस्तान में ऐसी स्थिति नहीं चाहते हैं. तो इसीलिए मुझे लगता है कि जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि what we want to create is we want to create a big corporate money market in this country where Indians are able to fund their own startups, where Indians are able to fund their own companies, where a Paytm might not always look for big investment from a Chinese investor. That is nobody is restricting it, but can we create conditions where Indian money can make Indian startups big? And I think that is one very important pillar which we all have to work towards, and that can only happen when Indian companies start becoming big and when Indian people who have money उनके पास और पैसा है और वो और इन्वेस्ट कर सके. और जिस तरीके से अगर आपको याद हो थोड़े पहले बजट के अंदर कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट की भी बात की गई है, सो दैट इज आल्सो समथिंग which आगे जैसे बढ़ेगा. हिंदुस्तान के अंदर कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट काफी कम है, तो अगर ये जब आगे जाके बढ़ेगा तो और जो है पैसा जो है आप देखेंगे कि इंडियन कंपनीज के थ्रू Indians will start funding it. So I think it is not about restricting FDI. It is about ensuring that FDI comes in sectors which can help and improve Indians. And at the end of the day, FDI का objective ये नहीं होना चाहिए कि भारी व्यक्ति है वो पैसा कमाए और चले जाए, पर उसका ऑब्जेक्टिव सरकार की नीति से ये होना चाहिए कि भारी व्यक्ति का पैसा हिंदुस्तान की कंपनी में लग रहा है तो हिंदुस्तान की कंपनी अपने पैरों पर खड़े होकर बड़ा हो सके और उसको बाद में उस पैसे की जरूरत ना हो. That is what I think the true essence of Swadeshi is. Swadeshi does not mean insulating yourself from the world. Swadeshi basically means that ensuring that your products and your companies become globally competitive, and whatever the support from the government and the policy makers is needed in that, preferential treatment will be given to you. Correct. So now coming down to the companies where we are talking about treatments, MSME has the biggest cut over the 20 lakh crores. 6 lakh crores are given and lots and lots of more liquidity options are also given. But now let's consider there are so many viewers who are holding an MSME. They did not understand what is actually it is. Talking about the definition about the MSME, talking about how they can be benefited, or talking about how to go ahead with this pandemic. देखिए डेफिनेशन तो बड़ी सिंपल क्लियर है कि अगर आपकी कंपनी का कितना पेड अप कैपिटल, आप मान लीजिए कि अगर आपका टोटल प्रॉफिट 5 करोड़ है या 10 करोड़ है, अलग अलग उसकी कैटेगरी है, उसके हिसाब से कंपनी को एनालिस्ट किया गया. और टेक्निकल टर्म मैं सिंपल बताना चाहता हूँ है क्या. इस देश के अंदर अधिकतर जो उद्योग हैं वो या तो जो लघु उद्योग हैं जो सूक्ष्म है या मीडियम है या स्मॉल है, राइट. तो अधिकतर कंपनीज आप देखेंगे भले वो आपके शॉप्स हो गई, अलग अलग कंपनीज हो गई, भले सर्विसिंग या मैन्युफैक्चरिंग में छोटे छोटे होते हैं. आप हर कंपनी रिलायंस, टाटा या बजाज नहीं है. आपके अगर शहर में भी देखेंगे तो कोई एक शॉप वाला होगा जिसके थ्रू एक लोकल इकोनॉमी चल रही होगी, कोई एक मान लीजिए लेदर मेकर होगा या जिसके थ्रू पूरी लोकल लेदर की इकोनॉमी चल रही होगी. तो अलग अलग जगह छोटे छोटे उद्योग हैं जो 5-5 मजदूर 10-10 लोगों को रखते हैं. हिंदुस्तान का जो बेस है वो इसी इकोनॉमी का जो बेस है इसी के थ्रू बनता है. और ये जो लोग होते हैं ये अपना जो ज्यादातर पैसा, बहुत ज्यादा पैसा नहीं लेते, पर ये जो लोग पैसा लेते हैं जनरली एनबीएफसीज के थ्रू लेते हैं. और इनको जितने ज्यादा ये ऊपर बढ़ेंगे उतने ज्यादा देश की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, क्योंकि अधिकतर जो हमारी मजदूर है और जो वर्किंग क्लास है वो इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर अभी भी है. विच मीन्स इनफॉर्मल मतलब इन्हीं के अंदर जो है ये एम्प्लॉय होता है. तो जब इनके अंदर ये एम्प्लॉयमेंट मिलता है, मतलब अगर एमएसएमईज के पास में ज्यादा पैसा होगा, इनका अगर ज्यादा बिजनेस थ्राइव करेगा, मतलब मजदूर को ज्यादा पैसा मिलेगा. तो अगर मजदूर को ज्यादा पैसा मिलेगा तो देश की इकोनॉमी आधा आगे बढ़ेगी. और अगर एमएसएमईज के पास ज्यादा पैसा होगा, इनका बिजनेस अच्छा चलेगा, तो मतलब ये एक इनडायरेक्टली इम्पैक्ट है कि लोकल डिमांड भी जो है वो सही है. तो अभी हो ये रहा था कि बैंक्स, क्योंकि इतना क्राइसिस के अंदर पूरी सिचुएशन थी, तो बैंक्स एमएसएमईज को लेंड नहीं कर रहे थे.
साथ में जो एनबीएफसीज थी, एनबीएफसीज एक पेपर्स इशू करते हैं, उन पेपर्स पे बैंक गारंटी नहीं दे रहे थे। तो इन समय के अंदर सरकार ने बोला कि आप जो है हम एमएसएमईज को लेंड करने वाले हैं। तो 3 लाख करोड़ तक की बात की गई है कि भाई अगर मान लीजिए आपने कुछ लोन लिया है, उसके ऊपर अगर आपको और लोन लेना है, अगर आपने पूरा पुराना लोन का भुगतान भी नहीं किया है, तब भी हम जो है उस लोन पे गारंटी देंगे। तो उन्होंने बैंक्स को बोला कि आप दीजिए, हम इस पे आपको घबराने की जरूरत नहीं है, अगर लॉस होगा तो इसका लॉस का कुछ भरपाई सरकार जरूर करेगी। तो कहने का ये तात्पर्य है कि सिंपल शब्दों में, ज्यादा इसको कठिन नहीं करते हुए, अगर आपकी छोटा व्यापार है, अगर आपकी छोटी सी दुकान है, छोटी सर्विसेज है, और अगर आपके पास पैसे की कमी है, तो आप जाइए, बैंक आपको लोन करेंगे। अगर आप जाइए, आपको नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन जो होती हैं वो आपको जाके लोन करेंगी, और वो उनको पता है कि जब वो आपको लोन दे रही हैं, क्योंकि डिमांड कम है, तो वो भी रिस्क ले रही है, क्योंकि एनबीएफसी भी अल्टीमेटली पैसा कहीं से रेस करती है। तो वो पैसे की गारंटी कौन दे रहा है? सरकार कह रही है कि हम गारंटी दे रहे हैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो मुझे लगता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जिससे पैसा जो है एमएसएमईज के पास अगर आएगा, तभी जाके लोगों को एम्प्लॉयमेंट थोड़ा सा मिलना शुरू होगा। तो ये कई लोग इस पे क्रिटिसिज्म कर रहे हैं कि आपने मजदूरों को डायरेक्ट पैसा नहीं दिया, वो भी आगे आने वाली चीज है। पर आप एक चीज समझे, एमएसएमई बढ़ेगी तो मजदूर का भी फायदा होगा, और क्योंकि यही एमएसएमई है जो 5-5, 10-10 मजदूरों को एम्प्लॉय करती है। सब हमारे देश के अंदर हार्डली 3-4% कंपनीज है जो एक्सट्रीमली लार्ज है, रिलायंस है, इन सबके स्टेक की है। मेजॉरिटी ऑफ इंडिया हैज एमएसएमईज एंड मीडियम इंडस्ट्रीज। तो ये जो कदम है, मुझे लगता है देश के अधिकतर जगहों पर पैसा डालने की बात है, देश के बैंकिंग सिस्टम के अंदर ट्रस्ट देने की बात है कि आप जो है जाके लेंड करिए, हम एज सरकार पीछे गारंटी देने के लिए हैं अगर कोई वापस से लोन नहीं देता तो। Okay. So basically the conclusion being that MSME can have a loan and उसके लिए ही 6 लाख करोड़ का बजट बनाया गया है। अगला सवाल यहाँ पे आता है, इफेक्ट ऑन इंडियन लोन मिलने में, अगर आपका कोई भी बिजनेस है, अगर आपके पास आपने बैंकों से लोन लिया है जिसका आप भुगतान नहीं कर पा रहे, तो अब अगर आपको और आगे लोन चाहिए तो आपको लोन मिलेगा। अगर आपका बैंक का लोन एनपीए है, मतलब आपने 90 दिन तक अगर लोन नहीं दिया, तो बैंक आपसे रिकवरी करने के बजाय कहेगा कि भैया और आगे जाके लोन ले लो। अगर आपको फ्रेश लोन लेने की जरूरत है तो भी आप जा सकते हैं, आपको फ्रेश लोन मिलने में आसानी होगी। मतलब धंधा शुरू करने के लिए या धंधे में जो अटकलें हैं जिसके लिए आपको पैसा चाहिए, उसके लिए पैसा देने के प्रावधान किए जा रहे हैं। राइट। So the next question is coming in, like Indian economy during lockdown, considering the GDP या हमारा जो stagnant हो गया था flow of cash. So ये आपने ground report में what were your observations? See, my observations are simple, that the economy right now, which everybody admits, not just in India but globally, is not in good state. It is in a state where we have to ensure that it floats. It does not, because it is a matter of survival. It is not a matter of where we flourish, because first we have to float, first we have to survive, and in the post-COVID world, then we have to flourish. That is where the Prime Minister says about a quantum jump. But a quantum jump can only happen when you have ensured that you are not falling into the drain. So right now, the steps which the government is taking is in order to ensure that we float, and once we float, we take a springboard rise. Now on the ground, there are 3 things. Number 1 is that the farmers are somehow, the village economy is working, because the village economy works on a community basis where they work on cooperation. So it is a cooperative economy. It is not that much a competitive economy, which means that if a farmer has produced a lot and he's not able to sell it to the mandis, he will go ahead and ensure that nobody in his village can starve because of not having food. So that is where it is a very collaborative and a cooperative economy. So the village economy is somehow at this situation able to survive itself and sustain itself because of cooperation. The issue which is coming is with all these small businesses which are employing the laborers, they wanted loan, because they are not able to pay wages after a particular time, and even after wages, the laborers come back, you will not see an instant boost in demand. So in this scenario, the government has said that we want to give money to the banks. We want to ensure that we act as guarantors, so that the banks and the NBFCs can start lending, so that these businesses can continue to ensure that they can give the wages and the salaries to the workers. So that is number 2. That is the main bottleneck, and that will be the biggest challenge, because the demand is low.
when the demand is low, you need to support your businesses so that they can continue employing at least the people they were employing. In the village front, I feel agriculture right now it is a big opportunity where we have to ensure that can we utilize this crisis as an opportunity to make our farmers profitable, which means that right now, rather than just selling it to the mandis, can the farmer directly sell it to the consumer and get a better price of his produce, which we've been speaking from years. Enam was an initiative in that respect, but it did not materialize fully. So I think that the Madhya Pradesh has taken the lead in that, where Madhya Pradesh has ensured and has taken steps where people can, where farmers can directly sell rather than just going to the mandis. That is also number two. So on agriculture front, I think the value of crop, the per quintal value that the farmer should get, he's getting less value. But again, there the government is stepping in and the government is ensuring that at least he gets some value. So here we have to utilize this as a big opportunity. MSMEs, you have to see that the announcement with the government actually reaches the last mile, because any announcement is an announcement. Even if it reaches 70%, it will sustain the Indian economy in a big way. That is number two. Number three is, I think these are two very big pillars. And number three is we need to give some money directly into the account of the poor. So I would see that अभी जो आप second tranche देखने वाले हैं आज 4 बजे जो होने वाला है या कल होगा, मुझे आज होने वाला है, मुझे लगता है कि इसमें जितने भी जनधन खाता धारक हैं जो अलग अलग स्कीम्स के जरिए कनेक्टेड हैं, उनको जरूर कुछ पैसा देने की बात सरकार करेगी, मजदूरों को करेगी, जिससे कि उनको उनके हाथ में पैसा आ सके और वो फिर एटलीस्ट अपनी डे टू डे स्पेंडिंग कर सके। क्योंकि अगर वो उनके हाथ में पैसा आएगा तो जाके वो किराना स्टोर पे जाएंगे और कुछ सामान लेंगे, अगर वो लेंगे तो किराना वाले का सामान होगा। तो दैट इज वेयर दिस इकोनॉमी विल स्टार्ट कमिंग बैक इनटू फोर्स। नंबर थ्री इज, मुझे लगता है कि हमें अब इस वक्त जरूरत है कि जो हमारे कॉर्पोरेट्स हैं उनको हमें अब काफी बड़े लेवल पे सपोर्ट करना होगा। क्या हम कैपिटल गेन्स टैक्स को हटा सकते हैं जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग इन्वेस्ट कर सकें? सो देयर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आर देयर, बट ऑन द ग्राउंड आई वुड से ओनली टू थिंग्स। नंबर वन, farmers are fine, the food delivered through the PDS is reaching farmers. मनरेगा is adding as a big support, और विलेजेस के अंदर ये सबको हमको मजदूरों को यूटिलाइज करना होगा पब्लिक वर्क्स के लिए। तो पब्लिक वर्क्स, इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क्स के लिए हम इनको यूटिलाइज बड़े लेवल पे एसेट मैन पावर कर सकते हैं। MSMEs में जो हम लोग ने अभी लोन दिया है, we have to ensure that it reaches the last mile. So this is very important, is what I will say. And at this moment I think, because when the private demand is very low, जैसे कल मैं था, हम लोग मुजफ्फरनगर में थे, तो सब लॉट ऑफ पब्लिक कंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ टॉयलेट्स हैड स्टार्टेड। तो सरकार को अपनी जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उसको अब दुगनी स्पेस से करना चाहिए, जिससे अगर सरकार दुगनी पेस से करेगी अपने प्रोजेक्ट्स को, तो उसके इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को, लॉन्ग टर्म एसेट जनरेशन प्रोजेक्ट्स को, तो उसमें एम्प्लॉयमेंट और जनरेट होगा और मनी पूल इन होगा, एंड दैट विल आल्सो क्राउड इन द प्राइवेट सेक्टर। ओके, so again the ground report question is Garib Kalyan Yojana, which you mentioned, but like we need to get it clear, and the Ujjwala Yojana जो लॉकडाउन में सबसे ज्यादा इम्प्लीमेंटेशन उसकी जरूरत थी, तो क्या वो इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, और क्या मोदी सरकार एक सही रास्ते पे और सही मेहनत करके आगे आए हैं? देखिए, नो डाउट अगर नहीं होता तो आप लोगों को सड़कों पर देख लेते हैं। जो उज्ज्वला स्कीम, तो मैं खुद कई गांव में गया हूँ, जैसे हम लोग एक, मेरे को याद है गांव, हाँ, ग्रंधेरा करके गांव में गए थे, मथुरा के अंदर आता है, तो वहां पे उज्ज्वला की सिलेंडर मिल रहा था, 24 दिन के अंदर एक सिलेंडर मिल जाता है। तो ऐसे ही उनने 3 महीने तक जो 3 सिलेंडर फ्री देने की बात करी है। जितना मैं ट्रैवल किया हूँ, लगभग जो है ये सिलेंडर तो मिल रहा है जिनके रजिस्टर्ड है, जो रजिस्टर्ड बेनिफिशियरी, जिनके खाता नहीं है उनको दिक्कत जरूर आ रही है, पर अधिक जिन लोगों का खाता एटलीस्ट 40 करोड़ से ज्यादा लोग जो है बेनिफिशियरी रजिस्टर्ड है जनधन के थ्रू, उनको जरूर मिल रहा है। तो और गरीब कल्याण के रुपए में बात हुई, तो अभी जो 500 रुपए जो है महिलाओं के खातों में भी आ रहे हैं कई कई जगह, तो एक ये चीज भी जो है वो ग्राउंड पे पहुंच रही है। तो उज्ज्वला इज वर्किंग लार्जली, गरीब कल्याण के अंदर पैसा जो है महिलाओं के अकाउंट में आ रहा है, पर साथ में एक चीज देखने की ये जरूरत है कि जो किसान है उसने रजिस्टर तो कर लिया है पर क्विंटल पैसे का, पर वो पैसे का अभी तक अकाउंट के अंदर कई कई जगह नहीं आया, कई जगह आया, तो वो हमें ज्यादा जल्दी करने की जरूरत है। सो आई थिंक द गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा किया था। पहले ये जनधन और आधार की जो ट्रिनिटी के साथ में लोग जो आधार को क्रिटिसाइज करते थे, आज इस सब ने पूरा ब्यूरोक्रेटिक मिडलमैन और ब्यूरोक्रेटिक डिलेस को कम कर दिया, एंड डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो पाया है। So I think that is very important. We need more money. We need to give more money. Can we have a migrant welfare fund? I don't know. This is just an idea which I was thinking, where we can directly deposit money in the hands of the migrants.
स्टेट गवर्नमेंट्स आर ऑल्सो डूइंग, अगर आप देखें स्टेट गवर्नमेंट भी जो अनऑर्गेनाइज ड्राइवर्स हो गए, ऑटो रिक्शा हो गए, इन सबके अकाउंट के अंदर पैसे डाले जिससे कि इनको सपोर्ट मिल सके। सो एक कोलैबोरेटिव एफर्ट चल रहा है, पर ओवरऑल पीएम उज्ज्वला योजना इज वर्किंग फाइन। पीएम की अगर आप देखेंगे कि जो 500 रुपए 1000 रुपए जो है वो अकाउंट में अधिकतर आ रहे हैं। साथ में किसान को थोड़ा ज्यादा जल्दी पैसे देने की जरूरत है, उसमें थोड़ा डिले आ रहा है। Okay. Like other governments, like other international governments, India is looking forward to earn excise money. तुरंत लॉकडाउन चालू है, अभी भी दारू की दुकानें खुल गई है, पेट्रोल पंप्स आर वर्किंग फाइन। सो द एक्साइज इनकम, इसको बेसिकली हम कहाँ डाइवर्ट कर सकते हैं? वन इज द मेडिकल ऑप्शन, सेकंड इज फॉर द माइग्रेंट्स, एंड थर्ड इज फॉर द रेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट। So what do you think about this? Was it the right way to start the liquor shops? मेरे हिसाब से आई थिंक जो भी अब चीजें चालू होंगी धीरे धीरे स्टैगर्ड रूप में ही चालू होंगी। अब आपको चीजें चालू तो करनी होंगी, वी हैव टू बी रेडी दैट केसेस थोड़े तो बढ़ेंगे। अब कोविड पॉजिटिव केस डज नॉट मीन कि बहुत हुआ है, यू हैव टू बी पेशेंट, क्वारंटाइन, और अधिकतर लोगों के अंदर ठीक होता है अगर आपकी पास कोई आपके डिजीज का बैकग्राउंड नहीं है। हैविंग सेड दैट, मुझे लगता है कि वी हैव टू फोकस ऑन 3 थिंग्स। Number one is we need to ensure that every district has a COVID hospital, which means every district in this country, there are more than 600 districts. Can all of these districts have one COVID facility? और हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या 1000 बेड्स की फैसिलिटी कर सकते हैं? हम लोग ने जो लॉकडाउन किया था दैट वाज टू रैम्प इट अप। हम लोग ने पीपी किट्स को 3 लाख तक पहुंचा दिया है। आज हमारे 1 लाख पर डे के टेस्ट हो रहे हैं, जो एक जमाने में 1000 भी नहीं हुआ करते थे, which is a fantastic thing. So crisis has shown that it is only Indians and Indian manufacturers who have risen to the occasion. So now we need the second thing, but what we really need is that we need to ensure that every district has a COVID hospital, whether small or large does not matter. But if every district has COVID hospital, which means that you will have a situation where treatment of COVID patients will become faster and identification of COVID patients will happen in a much quicker way. So that is number one, where we really need to invest a lot of our resources. Number two is what I feel, there will be a lot of money which will be going into healthcare, because now consciousness of people and policymakers towards public healthcare cannot be denied. So that is where another money which has to come will come. Number three is lot of people were saying with respect to liquor shops, please understand that the government hardly has any money right now in terms of spending. So either the government is borrowing that money or the government is using the instruments available to it in order to ensure that there is some amount of money which is flowing, because the tax revenue, indirect and the direct tax revenue, whether it is the GST revenue or the direct income tax revenue, income tax की भी जो भरने की डेट है वो 30 नवंबर तक कर दी गई है। तो सरकार का डायरेक्ट रेवेन्यू कम आ रहा है, तो सरकार इज फोकसिंग ऑन रिवाइविंग द डिमांड इन द इकोनॉमी। तो इस सिनेरियो में अगर आपको जो पेट्रोल हो गया, लिकर हो गया, इनके जरिए जो भी एडिशनल रेवेन्यू मिल रहा है, इट शुड बी वेलकम। नाउ वेदर यू कैन डू एन ऑनलाइन सेल, परफेक्टली फाइन, that is okay, but my question is that these things have to go on. So if I want to sum it up, 5 things. Number one, every district should have a COVID hospital. Number 2, more spending in healthcare. Number 3, जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हैं सरकार के, उस सबको आप बढ़ाइए, जिसके जरिए वहां पे स्पेंडिंग बहुत ज्यादा होनी चाहिए। दैट विल आल्सो इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट, दैट विल बूस्ट अप द इकोनॉमी। नंबर 4, मुझे लगता है कि पैरेलली अभी आपको डेफिसिट के बारे में नहीं सोचना है कि आपका ज्यादा डेफिसिट हो रहा है कम। अभी आपको ये सोचना है कि भाई लोग जो है वो जी सकें और लोग जो है वो ज्यादा बेरोजगारी में नहीं आए। और चौथी चीज ये है कि आपकी फर्म्स को जो भी सपोर्ट पॉलिसी का चाहिए वो सबसे जरूरी देना है, जैसे प्रोडक्ट्स हो गए, सर्विसेज हो गए। और अगर आप ऐसा करेंगे तो यही लोग जो होंगे जाके एम्प्लॉय करने वाले हैं। दिस इज व्हाट आई वांट टू से। एंड साथ में जो भी कंपनीज चाइना से मूव होना चाहती हैं वो वियतनाम मूव ना हो, अलग जगह मूव ना हो, हमारे इधर आए। इसके लिए जो हमें रिलैक्सेशन लैंड देने की जरूरत है देना चाहिए। और लोगों को एक चीज समझनी चाहिए, लोग लेबर लॉ की बात करते हैं, वी शुड नॉट लुक एट लेबर लॉ ओनली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ओनली द लेबरर or the labor law only from the point of view of the industry. We have to look it from the point of view of both the factory and the labor. फैक्ट्री रहेगी तो लेबर को भी एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, अगर फैक्ट्री नहीं रहेगी तो लेबर को एम्प्लॉयमेंट कैसे मिलेगा? पर साथ में लेबर के जो बेसिक हित है, जो ह्यूमन डिग्निटी के हित है, उसको हमें ध्यान रखना है। पर लेबर के नाम पे लेबर को गरीब रखना इस गलत। राइट, एज यू टोल्ड अबाउट द वियतनाम ना जाए और इंडिया में रहे, तो बेसिकली ऑलरेडी बहुत ज्यादा शिफ्ट ओवर हो गया है। जापानीज कंट्रीज ने अपना सारा जो एस्टेब्लिशमेंट था चाइना में उसको वियतनाम और भी बहुत सारी कंट्रीज है, उसके लिए उन्होंने मेजर रीजन जो कोट किया दैट इज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो इंडिया वाज एनीवे लैकिंग इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, और बाकी अभी जो
फाउंडेशंस लेके आ रहे हैं हम, जैसे फॉरेनर्स को हमने, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को हमने रोक दिया है, ग्लोबल टेंडर्स हमने बंद कर दिया है, सो वुड दैट अगेन अफेक्ट देयर एस्टेब्लिशमेंट्स इन इंडिया? देखिए, ये जो सब भी इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं, आप एक चीज समझिए, कोई 200 करोड़ के इन्वेस्टमेंट तो नहीं आ रहे हैं। तो हमने कोई फॉरेन इन्वेस्टर ग्लोबल टेंडर्स को बंद नहीं किया, हमने सिर्फ कहा है कि छोटे ग्लोबल टेंडर्स के अंदर हम हमारे छोटे उद्यमों को सपोर्ट करना चाहते हैं, जैसे यूएस भी करता है, बाकी सब भी करते हैं। पहली चीज हमने ग्लोबल, हम लोगों ने इन्विटेशन दी हुई है। ये सब अधिकतर बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स आएंगे, भले सैमसंग हो गया, भले एप्पल हो गया, कोई भी हो गया, बड़े मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स आने वाले हैं। सो दैट इज, हम लोग ने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को भी खत्म नहीं किया, रिस्ट्रिक्ट नहीं किया। हमने कहा है कि भाई हम ऐसे स्टेट्स के अंदर, हमारे बैंक्स के अंदर चाइनीज मनी नहीं डलवाना चाहते, क्योंकि स्ट्रेटेजिक नहीं है। वी डोंट वांट कैपिटलिस्ट इंपीरियलिज्म 5 years down the line, which does not mean that we are restricting an Apple to set up a manufacturing plant in India. We are not doing that. Mobile manufacturing companies in this country were hardly 3. It has grown to more than 100 now. So what I'm trying to say is, right now India is focused as an assembler of sort in global manufacturing. Now we have to also look at producer of sort in the supply chain, and this is where there is no restriction, is what I can. Right. The next question comes down to the TDS and TCS. 50,000 crores liquidity has been established. So, what do you think? How is it going to benefit all of us? देखिए, इसका सिंपल है कि टीडीएस अगर कोई कंपनी हो गए, इंडिविजुअल्स हो गए, इट इज अ टैक्स व्हिच दे हैव टू पे टू द गवर्नमेंट। नाउ वो उसको उनने जो है उस पर डिडक्शन कर दिया, मतलब अगेन कंपनीज के पास में और इंडिविजुअल्स के हाथ में ज्यादा पैसा आएगा तो ज्यादा स्पेंडिंग की चांस हो सकती है। सो एट द एंड ऑफ द डे, इफ यू लुक एट इट, द एसेंस ऑफ द गवर्नमेंट्स initiatives has been to provide more liquidity in the market, and that liquidity it is trying to provide majorly through the MSMEs and also through these initiatives that you're talking about. Right. The next question coming in is like 20 lakh crore rupees. It's a huge amount. It's 10% of our GDP. Meanwhile, WHO is stating that we have to live with corona. So the parallelogram here works this way, that will we sustain that much money for a longer time, or again we'll go into debts? देखिए, test is something which will go on parallelly. So I think every day your testing has to increase. And right now, if you're testing 1 lakh, you will go ahead and test 1 lakh, 10,000, 50,000, and maybe 2 lakh a day. So test will happen continuously. There cannot be any stoppage to test, is what I feel, at least for the coming 2-3 months, because there are possibilities that second strain of virus can also come. Number two is that I don't think we as a country now can afford the lockdown any longer. नया होगा, नया स्वरूप होगा, which means he again indicating, because an economic package can only benefit when your supply chains are sorted. Once the supply chains are working, then only the economic package reaches the MSME. He will go ahead and the MSME will go ahead and spend it on the labor. You can't have a locked country and expect the economic activity to revive on the basis of a package. So that is number two. Number three is what I feel is, we have to live with corona. Well, yes, the mask, social distancing, and hygiene will become your norms. Particularly hygiene and mask will become some norms till the time a vaccine comes. And none of us know how the virus will behave in the future, because it is a lab generated virus, and it does not, this type of a strain has not been seen. So what I will just say is that we need to get life back to normal, which means there will be a new normal. This normal is not the old normal. This normal will have hygiene. This normal will have mask. This normal will have social distancing. Apart from that, I don't think there is anything else which we can take care of. If these three things are taken care of, then I think we will maintain a considerable check on the COVID cases. COVID cases, expecting zero COVID cases might be utopian. It might be very difficult. But if you are able to contain the COVID cases, because the fatality of this disease is quite low, and particularly in India, if you see, it is having one of the lowest mortality rate, we should be happy about it. We need to get people back on work. We need to ensure that the living starts happening with the adequate precautions. किसी को कोविड होता है तो आप उसको आइसोलेट करिए, फिर वापस से ठीक हो जाएगा। और जो वनरेबल पॉपुलेशन है आपकी, उसको आपको ख्याल रखना पड़ेगा आने वाले 2 महीने तक, which means people with pre-diabetic symptoms, old age people and all, इनको आपको काफी ध्यान रखने की जरूरत है। Right. Coming back to the economic part of it, 20 lakh crores, how long do you think that India is going to utilize it? And what do you think that the policies which are being made, इसका जो असर है वो कितने सालों तक और रहेगा? देखिए, एक चीज समझिए, इंडिया ने 10% ऑफ जीडीपी जो है, which is comparable to United States of America, which is double of that of France.
No other country with the per capita income of India or even comparable to per capita income of India has invested so much of money. So the will and the commitment is spectacularly there, because the developed countries can, if a developed country like US is putting 10% of GDP, we putting 10% of GDP is mammoth. Now a lot of people are saying ये पैसा कहाँ से आएगा? Please understand कि 10% ऑफ द जीडीपी जो हो रहा है, जरूरी नहीं है कि सरकार पैसा प्रिंट करके अपना फिजिकल डेफिसिट बढ़ा के पूरा 10-20 लाख करोड़ लेके आए। एट द एंड ऑफ द डे द ऑब्जेक्टिव इज कि 20 लाख करोड़ आपका लिक्विडिटी मार्केट के अंदर है, सपोर्ट आए। अब उसमें से कुछ डायरेक्ट सरकार कैश हैंडआउट्स देगी लोगों को, जिसके अंदर से कुछ एमएसएमई का सपोर्ट होगा, कुछ कॉर्पोरेट्स को सपोर्ट होगा, अलग अलग होगा। ऑल ऑफ इट डज नॉट डायरेक्टली मीन इट हैज टू कम फ्रॉम द स्टेट एक्सचेकर। स्टेट एक्सचेकर इनडायरेक्टली कैन आल्सो रेज दैट मनी। मुझे लगता है कि ये एंड ऑफ एटलीस्ट नवंबर दिसंबर तक चलेगा, नवंबर तक तो चलेगा ये पैसा। अक्टूबर नवंबर इज व्हाट आई एम एस्टिमेटिंग, एंड बट ऑल ऑफ इट विल नॉट कम directly from the government coffers. That is what I'm trying to state. All of it, like for example, government acting as a guarantee, or in say when government gives 45,000 crore support to the NBFC, that is where the government is acting as a guarantee. That doesn't mean कि government जो अपने cost से उस पूरे पैसे को दे रहा है, right? So what I'm trying to say is, अब कल मान लीजिए कि अगर आपने किसानों के बैंक अकाउंट के अंदर पैसा डाला तो वो सरकार खुद अपने उसके अंदर से दे रही है। So it will be a mix of the two. The idea at the end of the day is 20 lakh crore has to reach the Indian economy, and it has to be floated in the Indian economy directly and indirectly supported by the government. Right. So again, now coming back to the NBFCs, non-banking financial companies have given 45,000 crores liquidity. So till now, anyway, NBFC were not a major part of our economy, but now will this particular policy boost it? देखिए, NBFCs have always been a substantial part of our economy, because अगर आप देखेंगे 21%, अगर फिक्की की रिपोर्ट के हिसाब से more than 21% of the labor जो है, majority of the MSMEs को support जो होता है वो काफी हद तक NBFCs के जरिए ही मिलता है, और 21% ऑफ द आपका लेबर जो MSME के अंदर रहता है उसका आउटपुट 40% के अराउंड होता है। सो MSMEs को सपोर्ट 3 तरीके से मिलता है। एक तो NBFCs के जरिए मिलता है, मान लीजिए किसी को अपना फ्रिज फाइनेंस कराना है, टायर ऑटोमोबाइल स्कूटर फाइनेंस करानी है, इस सब में बैंक्स नहीं आते हैं, राइट? बैंक्स कम्स फॉर अ लार्जर लेंडिंग, सो उसमें NBFCs come into the picture. So NBFCs are very important because NBFCs are more connected to your rural economy. It is more connected to rural lending. It is more connected to your Aam Aadmi lending. Bank is more into personal lending. Bank is not that much into MSME lending. Bank does that, but largely the NBFCs form the pillar of your MSME lending. So I think the support to the NBFCs has been given because NBFCs को गारंटी नहीं मिल पा रही थी कि भाई अगर हम लोग ने मार्केट के अंदर फ्लोट किया हम आगे पैसा क्यों दे, क्योंकि हमारे पेपर को कोई गारंटी नहीं दे रहा है। अब बैंक भी गारंटी देने से डर रहे थे, तो सरकार ने बोला कि हम गारंटियर की तरह एक्ट करने वाले हैं। तो मान लीजिए अगर बजाज फाइनेंस हो गया तो किसी की स्कूटर फाइनेंस करना चाहते तो कर सकते हैं, उसमें अगर कोई दिक्कत होगी गवर्नमेंट विल एक्ट एज अ गारंटी। सो आई थिंक NBFCs जितने ज्यादा सही रहेंगे, NBFCs जितने ज्यादा हेल्दी रहेंगे, उतने ज्यादा हमारी MSME सेक्टर भी हेल्दी रहेगा और देश की इकोनॉमी भी उतनी ज्यादा बेहतर होगी। Correct. So as per the knowledge that you have given, this is the best Narendra Modi government could do for the Indian economy. I think but the government should now ensure that it actually reaches the last mile. That will be the most important thing. I think migrants care we need to do more. I am very hopeful that abhi kali Prime Minister Relief Fund में 1,000 ventilators and 1,000 crore for ventilators and 2,000 crore for migrants के लिए allocate किया गया है. What I'm expecting is in the 2 trenches जो अभी निर्मला सीतारमन will announce, I'm very hopeful that some of it will be there for the farmers, for the women, for the poor who's connected to the Jan Dhan and also to the migrants. So if this is happening, then I think it is the best what the government could do in this scenario. But the catch always is in the implementation, that the benefit should reach the ground. Right. Okay. One last question. Again, little bit out of the box. But now you have been traveling the country and you have seen politics involved into this COVID-19 lockdown. We have seen Mamata Banerjee doing politics. We have seen what is happening in Maharashtra. There are trains which have been blocked by the West Bengal government. There have been numbers of the positive patients which has been again, it was hidden by the government. So is this right? Obviously it is not right, but now what is the solution for this particular tendency? Solution for this is that Mamata Banerjee should stop doing politics in this region. Right now, let's understand, when does a train start? A train
starts when, if there is a state, right? Let's say, for example, a train has to go from Maharashtra to Bengal. What will happen? The Maharashtra government will write a request because these are the people who want to go to Bengal. Then the Bengal government or the state, the destination state has to approve it that yes, we are willing to do so. So once the destination state does that, it is primarily then the Railways Ministry goes ahead and allocates it. Now, I was checking the interview of the Honorable Minister of Railways, Shri Piyush Goyal, and he said that only 8 trains, we were ready to give more than 20 trains to Bengal, but the government there is not accepting its migrants and is not accepting its workers. So finally, it went ahead and replied for 8. Out of those 8, also 5 have gone. So I think the situation is in Bengal is grim. Even in Bihar, it took quite a significant time in order to get its migrants back. I think UP was UP in that scenario was very proactive, whereas Bengal was disastrous and Bihar was very late and laid back. And the only solution to this is that the states, at the end of the day, the migrants आपके ही हैं state के ना, वो residents तो आपके ही state के. अगर मैं यहाँ पे दिल्ली में बैठा हूँ पर हूँ तो मध्य प्रदेश के ही ना, तो अगर मुझे कोई दिक्कत होगी तो मैं अपने राज्य में वापस जाऊंगा. तो अगर मेरा राज्य बोले नहीं अभी नहीं दे सकते, 1 महीने बाद दे सकते हैं, तो ग्लानि तो होगी, दुख तो होगा. And that is precisely what has happened to Bengal. Because please understand, nobody leaves from your state out of happiness. The person leaves your state because he needs more opportunity. He leaves your state for economic living because your state could not provide so. So the fact that Bengal was not able to provide good economic life or at least day-to-day living to a significant number of people, that's why they went ahead and worked in, say, Surat. They went Maharashtra. And you have never seen people going from Gujarat as migrants, right? So this is also to do with the state of socio-economic condition in that state. Now they are coming back because they need your help. And it is your duty, it's your sovereign duty to ensure that, it's your constitutional duty to ensure that no amount of politics can go beyond the constitution and no amount of politics can go beyond the respect and the will of the people. And at the end of the day, if you are not caring for your own people, then I think it is extremely unbecoming of you as an elected leader. So again, a Pradeep Bhandari question. So now asking you the question, will this entire situation give a huge impact in the West Bengal elections coming? Absolutely, yes. Okay, fine. That's it. So thank you so much. You have given a lot more positivity to all the viewers. Everyone would be planning. I would just like to appeal, Ritvik, to your viewers that this is a time when all of us have to come together. Even if we are criticizing, we have to criticize in order to solve it. I will give you an example. Yesterday, I was traveling from Roorkee back to Delhi. मेरे को 100 बिहार के माइग्रेंट्स रोड पे मिले. मैंने क्या किया, मैंने उनका फोटो खींची, उनका नंबर लिया और मैंने ट्वीट किया यूपी के सीएम को और बिहार के सीएम को कि आप ये मुजफ्फरनगर में हैं, इनको कॉल करिए, इनको राशन पहुंचाइए, इनको पहुंचवाइए, तुरंत करिए. आई गेट अ कॉल दैट टुडे इट इज डन. यहाँ पे हम लोग को पैनिक नहीं सेलिब्रेट करना है अपनी व्यूअरशिप के लिए, ना ही जो है हमें अपने एजेंडा चलाने हैं. अभी सिर्फ एक ही एजेंडा होना चाहिए कि हम सब इस देशवासी कोविड को हराएं. And everybody has to play a role, whether media, whether political parties, administration, or at the end of the day, the people of India. And when all of us will aid each other's effort, that is when all of us will grow. So please remember, even when you are doing anything, remember the intention should be that we have to solve and come out of COVID. The intention should not be self. The intention should be Bharat. Right. Thank you so much, Pradeep sir. There is one thing I want to request all the viewers is, you can go ahead and read this book. This book is, the author is Pradeep Bhandari. The reason I am so much requesting all of you to read this is, this depicts his work, the work that he has done in the past election campaigns. Like, he has been to all the possible constituencies, collected the ground report, and then the exit polls have been declared. So considering this, the same thing has been done for the COVID-19 report. So again, thank you so much, Pradeep, for being here with us. We all thank all the viewers as well. Thank you once again. Bye-bye. Thanks. Bye-bye.